वेलकम टू दिस मॉड्यूल ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी है क्या। तो इंडियन पॉलिटी जो है एक डिसिप्लिन है जो कि बहुत सारे या फिर मैं बात करूंगा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को जो है कि इंक्लूड करता है। और ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा सिटीजनशिप, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि इंडियन पॉलिटी जो है आपका कवर करता है, फंडामेंटल राइट्स। फिर हम बात करेंगे डीपीएसपीस की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन एग्जीक्यूटिव हो गया, देन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। देन स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन सिस्टम। तो ये सारा का सारा जो आपका इशू है या ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो हम इस सब्जेक्ट में बात करेंगे। क्लियर है? अब इस सब्जेक्ट को बात करेंगे, इसको जानेंगे कि क्या होती हैं ये सारी चीजें, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले हम बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। अब ये स्टेट होता क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, अब ये जो स्टेट का जो डेफिनेशन है या फिर मैं बात करूंगा जो कॉन्सेप्ट है, ये हिस्ट्री के तीन इंपॉर्टेंट इवेंट से जो है ये इमर्ज हुआ है। और वो तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला है आपका मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ 1215। उसके बाद एक दूसरा इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1678। और लास्ट में एक इवेंट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे जो है आपके तीन कॉन्सेप्ट्स आपके निकल के आएंगे। ठीक है, ओके। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं स्टेट की डेफिनेशन को जानने से पहले। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हमने ये चीज देखी है कि जो मैन का जो नेचर होता है वो डोमिनेट करना चाहता है। ठीक है, वो किसी भी डोमिनेट करना चाहता है, मे बी लैंड एरिया को डोमिनेट करना चाहता है या फिर और भी जो चीजें हैं उसमें वो डोमिनेशन जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलेगी कि मैन का नेचर ये भी होता है कि वो पावर को कंसंट्रेट करे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। और साथ के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि मैन जो है आपकी अथॉरिटी को एक्वायर करना चाहता है। ठीक है, और इसीलिए इसीलिए अगर आप देखोगे कि इन्हीं सब चीजों के लिए जो है ये मैन और कोई बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक किंग की। इसीलिए जो है आप देखोगे कि आपके वॉर्स जो है लड़ी गई, क्योंकि ये जो राजा है ये क्या बनाना चाहता है, ये आपका किंगडम बनाना चाहता है। ठीक है, किंगडम मतलब ये जो है मोनार्की इस्टेब्लिश करना चाहता है, मोनार्की इस्टेब्लिश करना चाहता है। और इसी मोनार्की इज नथिंग बट इज इंडल्जेंट डोमिनेशन। ओके, अब जब अगर ये वॉर्स लड़ेगा तो सारी पावर्स को ये क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा या फिर सेंट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो इन्होंने आपकी वॉर्स लड़ी, वेज वॉर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है वॉर्स किस लिए लड़ा जाएगा, जैसे कि मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट या फिर सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज पावर्स। ठीक है, और इसी को जब वो पावर को सेंट्रलाइज या फिर कंसंट्रेट कर लेगा तो जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व होगा उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, और यही एब्सोल्यूटिज्म जो है एक एब्सोल्यूट स्टेट के को जो है जन्म देगा। ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं इसको समझने के लिए। सी, अब अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, जो किंग है, जो किंग है वो अपने सोल्जर्स को हॉर्सेस, या फिर मैं बात करूं कैश, या फिर मैं बात करूं लैंड, या फिर मैं बात करूं प्रॉपर्टी, या फिर बात करूं गोल्ड, या फिर मैं बात करूं रैंक, ये जो है उनको पे करा जाता था। और ये जो सिस्टम होता था इसे हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म।
कि इसमें राजा जो है वो अपने सोल्जर्स को आपका रैंक हो गया या फिर आपका हॉर्स हो गया, कैश हो गया, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, इनके थ्रू जो है पे करता था। ठीक है, और ये चीज जो है हमें मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे ये चीज हमें देखने को मिली है। तो मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था वो था फ्यूडलिज्म का। अब फ्यूडलिज्म है क्या, या फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है क्या? तो फ्यूडलिज्म की अगर मैं बात करूं, इसमें जो है राजा जो है वो डिपेंडेंट रहता था किसके ऊपर? सोल्जर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद राजा जो है सोल्जर के ऊपर आपका डिपेंडेंट रहता था। इसलिए आप देखोगे कि ओवर टाइम जो है ये जो फ्यूडलिज्म है ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब फ्यूडलिज्म जो है ये क्यों खत्म हो गया? क्योंकि राजा जो है वो कौन हो, राजा अगर मैं बात करूं किंग की, वो आपका स्ट्रांग हो गया। ठीक है, स्ट्रांग कैसे हो गया? क्योंकि उसके पास जो है प्रॉपर वेपनरी सिस्टम आ गया। वेपनरी सिस्टम जैसे ही आएगा तो उसकी जो डिपेंडेंसी थी सोल्जर्स के ऊपर वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी आ गया। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अब पहले जो है मतलब आई मीन हॉर्सेस का इस्तेमाल होता था। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो गई, वेपनरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, और हम बात करेंगे मॉडर्न डे करेंसी। ठीक है, तो जिससे जो है राजा की जो पोजीशन थी वो आपकी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अब अगर मैं बात करूं फ्यूडल सिस्टम में, तो फ्यूडल सिस्टम में किंग की जो पोजीशन थी वो काफी वीक थी। ठीक है, बिकॉज उसको जो है उसकी जो डिपेंडेंसी थी वो किसके ऊपर थी? उसकी डिपेंडेंसी थी फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर। उसके बाद ये जो लैंड की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता था कि उसकी जो जमीन जो है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी खिंच जाएगी। समझ में आया? ओके, अब हम बात करेंगे, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया किंग का कॉन्सेप्ट। अब एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट स्टेट के बारे में बात करेंगे। अब एब्सोल्यूट स्टेट से बात करने से पहले हमें ये बात करनी है कि स्टेट होता क्या है। तो स्टेट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। स्टेट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट in which there is a government। ठीक है, एंड ये जो गवर्नमेंट है, दिस गवर्नमेंट इज सॉवरेन। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, ये एक आपका एरिया है। अब इस एरिया में जो है ये बेसिकली क्या है, ये मान लीजिए ये एक टेरिटरी है। अब इस टेरिटरी में एक गवर्नमेंट होगी और इस एरिया में जो है इसका ही जो है क्या चलेगा, राज चलेगा। ठीक है, इसी की हुकूमत चलेगी और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉवरेनिटी कहेंगे। तो अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हो गया। सबसे पहले क्या था, फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म था, और फ्यूडलिज्म के बाद जो है जो कॉन्सेप्ट उभर के आया वो है आपका स्टेट। यहां तक है। अब स्टेट को चलाने के लिए जो है हमें तीन फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। स्टेट हैज गॉट थ्री फंक्शंस। सबसे पहला, स्टेट में आपका लॉ मेकिंग होना चाहिए, और इसको हम लोग बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। दूसरा, हम लोग बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी इसी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे एडजुडिकेशन की। एडजुडिकेशन का मतलब यह है कि वहां के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। और जस्टिस का मतलब क्या है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उसका एक डेफिनेशन होना। ठीक है, ओके, तो लॉ मेकिंग इज रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक है, एग्जीक्यूशन इज रिलेटेड टू लॉ इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब यहां से अब स्टेट को हमने अभी भी बात करी थी एब्सोल्यूट स्टेट की। अब एब्सोल्यूट स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्या? एब्सोल्यूट स्टेट में क्या होता है कि एक ही आदमी के पास जो है सारी पावर्स चली जाती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपके अमन खान। ठीक है,
तो सारी पावर जो है किसके पास चली गई, अमन खान के पास चली गई। तो जिसकी वजह से जो है ये क्या बन जाएगा, ये आपका डिक्टेटर बन जाएगा। ठीक है, डिक्टेटर का मतलब ये है लेजिस्लेटिव की पावर इसके पास, एग्जीक्यूशन का भी पावर इसके पास, और यही जो है जस्टिस प्रोवाइड करेगा। समझ में आया। और जब आदमी जो है आपका डिक्टेटर बन जाता है तो वो अपने आप पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। ठीक है, स्टेट के बाद जो है हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो है नेशन स्टेट का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, जो भी डाउट्स हैं उनको जो है आप नोट डाउन करके रखिए, जब भी हमारी मुलाकात होगी आप मेरे से उस टाइम पूछ सकते हो। ठीक है, नेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, इट इज व्हेन पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन वन आइडियोलॉजी। जब सबकी जो सोचने की जो धारणा होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब ये जो आइडियोलॉजी है, ध्यान, जैसे एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म जो है ये एक आपकी आइडियोलॉजी है which may lead to absolute state। तो सिमिलरली नेशन स्टेट जो होता है, ये स्टेट का वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो एक ही आइडियोलॉजी में बिलीव करने लगते हैं, और उस आइडियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म। ठीक है, अब नेशनलिज्म की बात करें, इसमें तीन चार चीजें हैं, ध्यान से देखिए। तो नेशनलिज्म इज लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द कंट्री। दूसरी, एंड दीज पीपल दे बिलीव इन कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको इनमें जो है एक कॉमननेस की भावना जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टेट हो गया, नेशन स्टेट हमने कर लिया। ओके, उसके बाद इसमें आइडियोलॉजी भी जो है, अब कॉमननेस क्या होगा, जो आइडियोलॉजी होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी कॉमन होगी। यहां तक क्लियर है। ओके, अब होता ये है, आइडियोलॉजी कॉमन तब होती है जब आपका जो कल्चर है, जो आपका कल्चर है वो आपका सेम है। अब ये जो कल्चर की अगर मैं बात करूं, इसके दो एस्पेक्ट निकल के आते हैं। एक तो होता है मटेरियल एस्पेक्ट, एक तो होता है मटेरियल एस्पेक्ट, दूसरा आपको देखने को मिलेगा नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को सेम टाइप के सॉन्ग्स पसंद हो सकते हैं, देन आपकी पेंटिंग्स आपकी पसंद हो सकती हैं सेम टाइप की। देन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो चाट कल्चर है और फूड हैबिट्स जो है, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है डेलाइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है अपना सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट सेम कल्चर। मटेरियल एस्पेक्ट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट पंजाबीज, उनको बिग कार्स का बहुत शौक होता है, फॉर एग्जाम्पल बीएमडब्ल्यू हो गया, फिर बुल्ट, इट्स नॉट बुलेट इट्स बुल्ट। ठीक है, तो इनका शौक होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो कल्चर में जो कॉमननेस आता है, ये जो आइडियोलॉजी में जो कॉमननेस आता है, वो इन दोनों चीजों की वजह से आता है, या तो वो मटेरियल एस्पेक्ट होता है या फिर वो जो है नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होता है। ओके, अब इसी का जो है इवॉल्व वर्जन है। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है किस तरीके से इवॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट निकल के आया, सो ओवर टाइम क्या होता है कि हमारी जो आबादी होती है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जिसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है इसका भी जो है ओवर टाइम इवॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ जो है सोसाइटी का जो इतना बड़ा जो तबका है, जो सेक्शन है, उसको हमें कवर करना होता है। तो जब ऐसा होगा, जब कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व होती है, तो उसमें जो है और भी बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे प्रोविजंस जो है डाले जाते हैं, सो दैट कि उसको हॉलिस्टिकली कवर करें। अब फॉर एग्जाम्पल, जब ये कॉन्सेप्ट आया तो एज अ कॉन्सेप्ट ये उस टाइम वर्कआउट कर रहा था, बट ओवर टाइम क्या हुआ कि इस कॉन्सेप्ट ने क्रिटिसिज्म को ड्रॉ करा। ठीक है, क्रिटिसिज्म को ड्रॉ करा तो उसमें अगेन हमने कुछ पैरामीटर्स ऐड ऑन करे। तो ओवर टाइम अगर मैं बात करूं, ये फॉर एग्जांपल बात मानिए 1900 की, तो मे बी 1930 तक आते आते जो है इसके प्रोविजंस को बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद ओवर टाइम मान लीजिए 1950, तो इसके प्रोविजंस को और बढ़ाया गया क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें जुड़ने लगे, पॉपुलेशन जो है आपकी बढ़ती चली गई, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो कॉम्प्लेक्स पड़ गई, जिसकी वजह से जो है एक हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा स्टेट हो गया, नेशन स्टेट हो गया, फिर हमने बात करी नेशनलिज्म की। अब देखेंगे कि नेशनलिज्म के ऊपर भी जो है क्या हायर ऑर्डर कुछ है क्या। ओके,
तो बात करेंगे नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए। नेशनलिज्म इज व्हेन पीपल फील दैट दे आर united by common goal. They are united by common goal. ठीक है, जब लोग ये सोचेंगे कि भाई हम सबका जो है हमारा एक कॉमन गोल है, ठीक है, और कॉमन गोल होने के साथ साथ जो है इसमें जो है क्या होता है कि आपस में जो है हम एक कॉमन फ्यूचर देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंस की लड़ाई कर रहा था तो एक नेशनलिज्म की भावना थी। तो मतलब ये है कि हम जो है एक आजाद भारत देखना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉमन फ्यूचर। अगर मैं वेरी लेमैन टर्म में बात करूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं या मैं तुम्हें पसंद करती हूं, एंड एक कॉमन फ्यूचर मैं देखता हूं या देखती हूँ। समझ में आया? सो दैट इज नेशनलिज्म। ओके, अब यहाँ पे पैट्रियोटिज्म क्या होता है? पैट्रियोटिज्म इज हायर लेवल। पैट्रियोटिज्म इज हायर लेवल ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्यार भी रहेगा, कॉमन फ्यूचर भी रहेगा, और दूसरा मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। तो वो जो है एक हायर लेवल ऑफ नेशनलिज्म जो है देखने को मिला। और अगर हम जिंगोइज्म की बात करें, इट इज ऑल्सो नॉन एज चौबनिज्म। अब जितने भी ये जो इज्म वाले हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में देना है। ये जो है किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनलिज्म हो गया, पैट्रियोटिज्म हो गया, जिंगोइज्म हो गया। समझ में आया पैट्रियोटिज्म? अगर हम जिंगोइज्म की बात करें, इट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो आप जो है इस केस में आप अपने देश को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और आप ये भी बताते हैं कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। तो अगर हम बोले दिस इज अंधा प्यार, ठीक है, जिसमें कि जो है आप अपने आप को सुपीरियर बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। ओके, अब बात करेंगे, पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में चलेंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे, ये तो आपके कॉन्सेप्ट्स आ गए कि अगर ये सारी चीजें थी तो व्हाई वाज किंग सो पावरफुल। ठीक है, किंग के पावरफुल होने का रीजन क्या है? क्योंकि उस टाइम जो है क्या नहीं था, देयर वर नो रूल्स। ठीक है, देयर वर नो रूल्स, और इसी रूल्स के ना होने की वजह से जो है किंग को एक डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो आपके मिल जाते थे। डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो आपके मिल जाते थे। ठीक है, जिसके ऊपर कंट्रोल करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, हो जाता है। ठीक है, अब सारे अगर मैं बात करूं, आपके बहुत सारे ऐसे रूलर्स होंगे जिन्होंने जो है लोगों की हत्याएं भी कराई, बट ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने लोगों की सेवा करी। ठीक है, ओके, तो अब जानेंगे यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें। तो किंग के जो पावर्स थे, किंग की जो पावर्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कोई रूल्स नहीं था, अब जिसकी वजह से जो है उनको डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो मिल जाती है, एंड वो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अब हिटलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हिटलर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ही वॉज नॉट अ किंग, बट अगर हिटलर के ऊपर अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस ना हो, वो कुछ भी कर सकता है। आप लोगों ने देखा है उसका नेचर जो है काफी बॉम्बास्टिक रहा है, डिक्टेटर की तरह जो है बिहेव किया है। तो सिमिलरली किंग भी जो है एक हिटलर की तरह जो है बिहेव कर सकता है। इसीलिए उसके ऊपर जो है रूल्स लगाना या रूल्स का अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स की हमने बात करी थी। मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन की, और उसके बाद हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू की फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो मैग्ना कार्टा है क्या? सो लिख लीजिए थोड़ा सा। मैग्ना कार्टा मीन्स द ग्रेट चार्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसका इसका मतलब ये है, इट मीन्स एवरी वन इज सब्जेक्ट टू द लॉ, इवन द किंग, एंड guarantees the rights of
इंडिविजुअल्स। ठीक है, और ये राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है? द फर्स्ट इज राइट टू जस्टिस एंड द राइट टू फेयर ट्रायल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, जो कि लिखा गया था 1791 में, तो कहीं ना कहीं जो है, जो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स जो लिखा गया था, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स जो लिखा गया था 1791 में, तो कहीं ना कहीं जो है इस मैग्ना कार्टा का इंफ्लुएंस जो है इसके ऊपर बहुत पड़ा। ठीक है, और यहीं से जो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन है, वो कहाँ से इंस्पायर होता है? वो अमेरिकन बिल ऑफ राइट से जो है आपका इंस्पायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड 1678। इट्स दिस इज ऑल्सो नॉन एज, यहाँ पे लिख लीजिए, ऑल्सो नॉन एज द रेवोल्यूशन ऑफ 1678 of 1678, then it is also known as the bloodless revolution। ठीक है, ओके। अब इसमें ये था, इसमें हुआ क्या कि इसमें जो है पार्लियामेंट को जो है ज्यादा पावर दे दी गई, तो गिविंग पार्लियामेंट मोर पावर। ठीक है, ओवर द मोनार्की। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज जो ध्यान में देखने को जो है, वो ये है कि इस इवेंट ने जो है सीड्स को प्लांट कर दिया फॉर ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट प्लांटेड सीड्स फॉर द बिगिनिंग्स ऑफ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ओके, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे जो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिस इवेंट इट लीगली established the supremacy of parliament। ये सारी चीजें जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, सो दैट जो जब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से जो है ये पॉलिटी का सब्जेक्ट आपका बॉर्न हुआ, बॉर्न होने के बाद किस तरीके से जो है आपके कॉन्सेप्ट्स आए, और ये सब्जेक्ट जो है किस तरीके से इवॉल्व होता चला गया। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। आप लोगों को ये चीज पता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो दिया गया था किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू। एंड उसमें इन्होंने बात करी थी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया था, इसमें ये लिख लीजिए आप लोग, इफ द पावर इज कंसंट्रेटेड if the power is concentrated in a single person's hand or a group of people, it results in tyrannical, मतलब तानाशाही, tyrannical form of government। ठीक है, और इसीलिए जो है इस टायरानिकल का मतलब ये है कि भाई जो सरकार में क्या आ जाएगी? आर्बिट्रेरीनेस, मतलब मन मर्जियां। ठीक है, मेरे को मन है तो मैं करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि इसी
टायरनी या फिर इस आर्बिट्रीनेस को जो है तोड़ने के लिए जो है मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने उसने ये कहा कि भाई इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में जो है एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर जो है होना चाहिए, क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ये समझ में आ गया? अभी अभी हमने बात करी थी कि स्टेट के तीन फंक्शंस हैं, स्टेट हैज गॉट थ्री फंक्शंस, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड हमने बात करी थी जुडिशरी की। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अब ये जो कॉन्सेप्ट आया इसमें थोड़ा सा और हम लोग डीप में चलेंगे कि इसके जो है कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके जो है कुछ एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये बताया गया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर थे दे बेस्ट guarantee the liberty of people। ठीक है, इसका मतलब हमने बात करी थी एब्सोल्यूट स्टेट की, तो कहीं ना कहीं जो है इस स्टेट को एब्सोल्यूट स्टेट बनने से जो है रुकेगा, क्योंकि एक चेक एंड बैलेंस रहेगा। लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है चेक बैलेंस रखेगा, एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी के ऊपर रखेगा, जुडिशरी जो है इसके ऊपर रखेगी। तो जब तक एक बैलेंस होगा तो आर्बिट्रीनेस जो है वो नहीं रहेगी, आर्बिट्रीनेस नहीं रहेगी तो किसी का डोमिनेशन नहीं होगा। ये जो अप्रोच है वो डेमोक्रेटिक अप्रोच होगा। डेमोक्रेटिक अप्रोच का मतलब है कि पार्टिसिपेटिव एंड कंसल्टेटिव अप्रोच जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये भी बोला गया कि दिस सेपरेशन ऑफ पावर इट promotes efficiency। तो ये जो है कुछ क्या है, ये उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कोई भी कॉन्सेप्ट जब आपको मिलेगा, ठीक है, या कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो ओवर टाइम जो है ये कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होगा। यूनिवर्सल अप्लाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो है रीजनल वेरिएशंस, रीजनल अप्रोच आपको जो है देखने को मिलेगा। आपको अलग टाइप के लोग, अलग टाइप के रिसोर्स, पॉपुलेशन हो गया, वहां का रहन सहन, कल्चर की वजह से जो है एक सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और अगर हो पाएगा तो ओवर टाइम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। सस्टेनेंस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग उनमें जो टाइम की नीड के साथ जो है एलिमेंट्स को डालते जाए। ठीक है, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो ये बोला गया कि भाई कंप्लीट सेपरेशन कंप्लीट सेपरेशन इज नाइदर पॉसिबल, ठीक है, नॉर डिजायरेबल। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ध्यान से देखिएगा कि लेजिस्लेटिव से ही तो आपके एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं। ठीक है, आप लोग इलेक्शंस देते हैं लोगों को लेजिस्लेचर में भेजने के लिए, और लेजिस्लेशन का जो है कुछ हिस्सा जो है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, एग्जीक्यूटिव बन जाता है, जो कि लॉ बनाता भी है और जो कि लॉ को क्या करता है, इंप्लीमेंट भी करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा इसमें यह बोला गया कि इट मे लीड टू इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी कैसे, अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए। तो अगर हम हर चीज को अगर पूछेंगे तो कहीं ना कहीं जो है डिसीजन मेकिंग जो है आपका स्लो हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग का स्लो होने का मतलब ये है कि सिस्टम में इनएफिशिएंसी आना, चीजों का जो है टाइमली जो है पूरा ना होना इज इनएफिशिएंसी। ठीक है, फिर ये भी बोला गया कि लोगों की जो लिबर्टी है, दैट लिबर्टी ऑफ द पीपल, ये सिर्फ ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लोगों की जो लिबर्टी है वो बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि उनके साइकी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर डिपेंड करता है कि वहां का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। ठीक है, फिर लोगों की कॉन्शियसनेस कितनी है, लोग कितने ज्यादा जो है पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देन सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, तो बोलने का मतलब ये था कि यहां पे हमने लिखा था
कि बेस्ट गारंटी, तो क्रिटिसिज्म में यही कहा है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लोगों की लिबर्टी जो है वो आपकी डिपेंड करती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? ओके। अब यहां से जो चीजें, अब ये जो 3 इवेंट्स आपके हुए, अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम, इसका कॉन्सिक्वेंस अगर हम देखें, देखिए अब मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पे ये जो है, ठीक है, अब ये मैंने बनाया क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो पिंक वाला जो है, दिस इज नथिंग बट पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ पीपल। ठीक है, इस पावर ऑफ पीपल, और ये जाके यहाँ पे स्टक होता है, जहां से कि हमारा क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फ्रेम हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं बात करूं प्रियम्बल की, उसका स्टार्टिंग जो होता है वो होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो आपका ये है वो है आपकी पावर ऑफ किंग या किंग्स पावर, किंग्स पावर। तो मैंने जैसे कि कहा, ये जो पीक है ये बेसिकली क्या है, ये आपका डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप, समझ में आया आपको? और यहीं से जो है डिक्टेटरशिप क्यों बन गया, क्योंकि कोई आपके रूल्स नहीं थे, देयर वर नो रूल्स। और यही रूल्स से जो है हमारे 3 इवेंट्स आए। सबसे पहला हमारा आया मैग्ना कार्टा, ठीक है, फिर आया हमारे पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और फिर आया हमारे पास मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट्स आए, आप देखोगे जो किंग की जो पावर है वो क्या हो गई, वो आपकी डिक्लाइन हो गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को? सो यहाँ पे देख लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में मैंने बात कर दी, सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो बैलेंस ऑफ पावर, इट इज ऑल्सो व्हाट, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, अब आदमी या फिर किंग जो है वो हमेशा से क्या करना चाहता था, वो हमेशा से अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था। तो बढ़ाने के लिए जो है मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर या फिर सेपरेशन ऑफ पावर का जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया। अब यहाँ पे जो है ओवर टाइम हमने देखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमने डेवलप करा है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट्स अ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट, जो कि लोगों के द्वारा सरकार को क्या दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। इट्स अ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट, ऑल्सो इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट टू कंटेन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टू कंटेन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। पावर को क्यों कंटेन करना है, सो दैट कि वो डेस्पोटिक ना बन जाए, वो जो है डिक्टेटरशिप ना बन जाए, वो एब्सोल्यूट स्टेट के रूप में जो है वो ना बन जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि, हमने ये पढ़ा था कि अगर ऐसा होगा तो स्टेट जो है वो कैसा बन जाएगा, वो डेस्पोटिक स्टेट बन जाएगा। डॉक्यूमेंट टू कंटेन द पावर, सो दैट कि जो वो स्टेट है, वो स्टेट है वो आपका डेस्पोटिक, डेस्पोटिक स्टेट ना बन जाए, वो एक टोटलिटेरियन रिजीम ना बन जाए, टोटली, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। टोटलिटेरियन रिजीम का मतलब यह है कि लेजिस्लेटिव भी वही, जुडिशरी भी वही, एग्जीक्यूटिव भी वही, ठीक है। और इस आइडियोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म। तो आपको समझ में आ गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं, 1 2 3, इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टू कंटेन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो चीजें बनाई गई हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, ये आपका लॉफुली बनाया गया है, ठीक है। एंड ये, इसको पावर कहाँ से मिलती है, इसको पावर मिलती है पीपल से। इसलिए मैंने अभी भी कहा कि प्रियम्बल में जो है आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है।
अब यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल, यहीं से मैंने आपसे कहा था एक आइडियोलॉजी निकल के आ जाएगी जिससे हम बोलेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अब ये क्या है, ये भी एक आइडियोलॉजी है। तो इसका मतलब ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज applied in total and it restricts the power of the government। जैसा कि हमने कहा कि इंडियन पॉलिटी जो है बहुत सारे टॉपिक्स को जो है इन्वॉल्व करता है, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इंडियन पॉलिटी में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सिटीजनशिप हो गया, या फंडामेंटल राइट्स हो गए, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, या डीपीएसपीज हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ होने से नहीं होगा, इनका जो है एप्लीकेबिलिटी भी होना चाहिए, इनका एप्लीकेशन भी जो है वो होना चाहिए। और उसी आइडियोलॉजी को, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एज अ फैक्ट की तरह नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट में जो है उसका फॉलो होना, लेटर एंड स्पिरिट में उसका फॉलो होना इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आती है, किस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं ओवर टाइम जो है इन्वॉल्व होती हैं। और इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए जो है हमें एवोल्यूशन, जो इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी का जो एवोल्यूशन है वो हमें समझना पड़ेगा। और उस एवोल्यूशन से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है ब्रिटिश लेगेसी का जो इम्पैक्ट है वो हमारी सोसाइटी में पड़ा, किस तरीके से जो एक्ट्स जो हैं वो पहले वहां पे बने, ठीक है, उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में हुआ, किस तरीके से जो है जो प्रोविजंस हैं फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, देन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, किस तरीके से जो है प्रोविजंस आपके एनलार्ज हुए। इसके बाद हम बात करेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। उससे पहले दो तीन पॉइंट्स हम लोग और देख लेंगे मॉन्टेस्क्यू के बारे में, ठीक है, जो हमने बात करी थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की। तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, और उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, हम लोग देख लेंगे। तो एडवांटेजेस ये है कि उसके मुताबिक, मॉन्टेस्क्यू के मुताबिक, जो सेपरेशन ऑफ पावर है इट इज द बेस्ट गारंटी ऑफ द लिबर्टी ऑफ पीपल। ऑल्सो द सेपरेशन ऑफ पावर प्रोमोट्स एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं बात करूं आपके क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म ये रहा है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल, ठीक है। दूसरी चीज ये भी बोला गया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी भी हो सकती है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि जो लिबर्टी ऑफ पीपल है दैट लार्जली डिपेंड्स अपॉन देयर साइकी, द पॉलिटिकल कल्चर, देन कॉन्शियसनेस एंड इंस्टीट्यूशंस, देन सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो इस इन इन तीन चार छोटी छोटी चीजों को जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया की। अब ये वाले जो एक्ट्स हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और इनमें से क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि चीजों को एलिमिनेट करने के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को इसको लर्न नहीं करना है, यू हैव टू एलिमिनेट थिंग्स, ओके। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपकी आई 1600 में, एंड वहां की रानी से परमिशन लेके आई, ठीक है, किस चीज का, ट्रेड मोनोपोली का। ट्रेड्स के बाद जो है इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन में ये लोग इन्वॉल्व हो गए। एक्सप्लॉयटेशन करते करते जो है आपके इंटेंस वॉर हुए, उस वॉर से पैसा कमाया, एंड उस पैसों से जो है दे जनरेटेड इमेंस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद जब इतना पैसा कमाया तो वहां के जो ऑफिसर्स थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उनकी नीयत जो है वो बदल गई, और फिर इन लोगों ने जो है करप्शन करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो सम ऑफ देम इन्वॉल्व इन प्राइवेट ट्रेड एज वेल। फिर कुछ लोग जो हैं वो आपके गए ईस्ट इंडिया का, कुछ लोग जो हैं फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वो रानी के पास गए, एंड उन्होंने कहा कि हमें जो है लोन चाहिए। क्वीन ने बदले में ये कहा कि हम तुम्हें रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पैसा तो मिल गया,
और उसके बदले जो है क्वीन जो है उनको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। और वहीं से जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर आपके पेक्ट्स एक्ट हो गया, फिर आपके इंडियन काउंसिल्स एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सारे जो है धीरे धीरे जो है आपको देखने को मिलेगा। अब इनमें अगर बेसिक अगर बोलोगे कि बेसिक फर्क क्या है, कि विथ टाइम जो है इनका जो जो आपके प्रोविजंस थे, इनके प्रोविजंस में जो है आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे जो है इनका जो प्रोविजन है वो और ब्रॉड होता चला गया है। तो जैसे जैसे जो है टाइम के साथ आपके टाइम स्केल जो है आपका बढ़ता चला जाएगा, जो प्रोविजंस जो है वो और हॉलिस्टिकली जो है कवर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों के पास मटेरियल जो प्रोवाइड हुआ है उसमें सारी चीजें हैं, बट मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगा सो दैट कि आप जो है चीजों को बेटर वे में ध्यान याद कर पाए। ठीक है, तो क्वीन ने अब ये कहा कि भाई तुम लोग बिजनेस कैसे करते हो, अब मैं देखूंगी वहां पे। ठीक है, अब मैं जो है इसके लिए एक बोर्ड क्रिएट कर दूंगी जिसका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये बेसिकली क्या देखेंगे, ये आपके कमर्शियल बिजनेस जो है किस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करती है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वीन क्वीन आस्क्ड देम अबाउट देयर ऑपरेशंस, एंड पता चलता है कि जो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो आपका कहां से आता है, वो आपका बंगाल से आता है। तो इसीलिए वहां के गवर्नर को क्या बना दिया गया, वहां के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद क्वीन सेड कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सबसे बात करेंगे, इसीलिए बॉम्बे और चेन्नई को जो है बंगाल के सब ऑर्डिनेशन में जो है डाल दो। ये समझ में आ गया। उसके बाद क्वीन ऑल्सो सेड कि भाई आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करो, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद ये कहा कि जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है दो पावर्स दे के मैं दे रही हूं, द फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर और दूसरा जो है आपका है एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है यहां तक। उसके बाद जो आपके यहाँ पे जो मैंने आपसे बात करी कि गवर्नर जनरल जो है वो सबसे पहले कौन बने, वो आपके बने वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब ऑफिशियल्स जो है देवर लाइक हम अकेले काम कैसे करेंगे, तो क्वीन सेड तुम्हें अकेले काम करने की जरूरत नहीं है, गवर्नर जनरल के साथ जो है तुम 4 मेंबर भी जो है ले सकते हो। तो बेसिकली जो है ये बेसिकली क्या बन गया, ये आपका एक काउंसिल बन गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो है वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की चीज ये है कि जो जो आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थी, एज वेल एज वो जो है कमर्शियल एक्टिविटीज में भी जो है वो इन्वॉल्व थी। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनका काम जो सिर्फ उनका जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वाज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू कमर्शियल एक्टिविटीज। समझ में आ गया। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो फाइनल अथॉरिटी थी और वो किसकी फंक्शनिंग को देखेगी, वो फंक्शनिंग को देखेंगी गवर्नर जनरल +4। ये कहाँ का है, बंगाल का है, और बॉम्बे और जो चेन्नई है और मद्रास। ठीक है, तो ये जो है ये बंगाल के सब ऑर्डिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से जो है आपका जो पेक्ट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इन सब चीजों के बाद हुआ ये कि क्वीन को अवेयरनेस बहुत आ गई कि भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी आ गई है। इमीडिएटली जो है उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया एंड आस्क्ड देम व्हाई यू आर नॉट कंट्रोलिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज देयर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कहा कि भाई हमारे पास जो है राइट टू कंट्रोल नहीं है उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को। ठीक है, तो क्वीन सेड मुझे तो पता ही नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जाके वहां पे जेम्स बॉन्ड बन जाएगा। तो बोलने का मतलब ये था कि जो जो पहले जो 20 साल का ड्यूरेशन दिया था, ठीक है, उस 20 साल से पहले ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को बुला लिया गया और वहीं से हमारा इवॉल्व होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो इसमें जो है क्वीन ने क्या बात करी, इन दिस द क्वीन टॉक्ड अबाउट कंट्रोलिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जितने भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थे उनको ये बोला गया कि भाई अब से जो है ये सारा का सारा ब्रिटिश ब्रिटिश पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इट स्टार्ट्स विद सी,
कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट विद सी, तो आप लोगों को बस ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस, वेयर एज जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है दे विल बी सीइंग द पॉलिटिकल ऑपरेशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद के प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल जो पहले 4 वो हुआ करते थे, गवर्नर जनरल काउंसिल में जो है 4 मेंबर हुआ करते थे, अब जो है उनको कितना कर दिया गया, अब उनको 3 कर दिया गया। तो बोलने का मतलब ये है कि जो पावर है उनको हमने इंक्रीज कर दिया गया। दूसरी चीज ये भी ध्यान देनी होगी, जो गवर्नर काउंसिल्स हैं उनको बॉम्बे और मद्रास में भी जो है इस्टेब्लिश करा गया। ठीक है, उसके बाद 20 साल के बाद जो है रानी ने फिर बुलाया और वहां से आपका बर्थ होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से जो है इसके प्रोविजंस जो हैं आपके निकल के आते हैं। तो अब यहाँ पे अब क्वीन की बारी है। क्वीन सेड कि भाई हमारे कुछ प्रिय मित्र हैं, वो भी हिंदुस्तान में ट्रेड करना चाहते हैं, बट हम लोगों ने आप लोगों को, आप लोग मींस ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को प्रॉमिस दे के रखा है कि ट्रेड तो है वही करेंगे। ठीक है, देन शी टर्न टू द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आस्क्ड देम कि हमारे दोस्त हैं, क्या हम उन्हें मना कर दें? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे दे सेड नहीं नहीं, आप मना मत करिए, आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद क्वीन सेड कि आप अपना मोनोपोली जो है वो खत्म कर दीजिए, बट आपके साथ एक वादा है, चाय के बिजनेस में आपकी मोनोपोली रहेगी और चाइना के साथ जो है ट्रेड आप ही करेंगे। सो इस एक्ट में ये देखने को मिला कि जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो आपकी खत्म हो गई, बट जो चाय का बिजनेस है और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो अभी भी क्या होगा, वो अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हुआ ये कि जो चाय और चाइना वाली जो मोनोपोलिस्टिक डील थी वो अब खत्म हो चुकी थी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, दूसरी चीज, अब क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो आपकी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो जो बॉडी जो उसको देखती थी उसको भी खत्म होना पड़ेगा। तो इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, बिकॉज मैंने कहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इज रिलेटेड टू कमर्शियल फंक्शंस, तो ये भी जो है ये बॉडी भी आपकी फिनिश हो गई। उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही आपकी मोनोपोली खत्म होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी इट एंडेड एज अ मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इट वाज नो लॉन्गर अ कमर्शियल बॉडी। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये जो एक्ट था इट वाज फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सारी की सारी जो पावर थी वो कहाँ चली गई थी, वो आपकी ऊपर की तरफ, ऊपर जो है आपकी चली गई थी। अगर मैं ये बनाऊं, अगर मैं स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाऊं, ध्यान से देखिए, तो ये जो है ये है आपकी क्वीन। ठीक है, फिर आपका ये वाली बॉडी तो चली गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो चला गया, तो ये क्या आ जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये किसकी फंक्शनिंग को देखेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और नीचे कौन है, नीचे आपके हिंदुस्तान के लोग। ठीक है, हिंदुस्तान के लोग। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। ठीक है, अब इस बीच ये हुआ, आप ध्यान से देखिएगा कि 1830 जो स्पैन है वो आपका 20 इयर्स का है। ठीक है, इस बीच क्वीन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया इंडिया में। ठीक है, एंड शी कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड आस्क हिम कि इंडिया जो है क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है। ठीक है, इंडिया जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लाइक कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और कुछ जो चीजें हैं वो सही से हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो इसके बदले क्वीन ने ये किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो उसकी काउंसिल थी, पहले जो था आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो था वो आपका सेम था, बट क्वीन ने क्या करा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, इनको क्या कर दिया, इनको अलग कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज उसने कहा, जी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई इंडिया का जो स्टूडेंट है वो आईएएस बनना चाहता है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो देना चाहता है, इसीलिए
1853 में जो है ओपन कंपटीशन का भी जो है प्रोविजन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही वाज लाइक, भाई मैं रहता हूं बंगाल में, मुझे क्या पता कि बॉम्बे और चेन्नई और मद्रास में वहां पे क्या वहां पे क्या चाहिए, या उन लोगों को जो है क्या चाहिए। तो क्वीन वाज लाइक कि भाई इन लोगों को जो है अपने काउंसिल में ले लो। ठीक है, अपने काउंसिल में ले लो। और जब बॉम्बे बॉम्बे के कुछ लोग इन काउंसिल में आ गए, चेन्नई के कुछ लोग इन काउंसिल में आ गए, तो बेसिकली वो क्या बन गया, वो बन गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको देखा जाता है मिनी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है ये भी आपका इवॉल्व हो गया। द मोमेंट बॉम्बे और चेन्नई जो है आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ गए, तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का जो दौर जो है, या डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको पता है कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, और उसके बाद हमारे पास आता है क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858। अब इसमें क्या हुआ कि क्वीन को जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। क्वीन ने फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बुलाया एंड सेड कि भैया आप हिंदुस्तान की तरफ अब देखेंगे भी नहीं, बोरिया बिस्तर बांधिए और वहां से निकलिए। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अब सारा काम जो है वो ब्रिटिश सरकार देखेगी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है अब कौन बन जाएगा, वाइसरॉय बन जाएगा। और जो फर्स्ट वाइसरॉय होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार या ब्रिटिश सरकार देखेगी, तो बोलने का मत क्या है कि ऊपर रहेगी क्वीन, और क्वीन के सबऑर्डिनेट रहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया, जिसमें आपके कौन रहेंगे, 15 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 15 मेंबर्स क्या करेंगे, जो वाइसरॉय की जो फंक्शनिंग है उसको देखेंगे। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टोटल पावर थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई, वो जो है आपकी ब्रिटिश क्राउन के पास जो है शिफ्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इसमें ध्यान देने वाली चीजें ये है कि अचानक से चार्टर एक्ट से, ठीक है, ये इंडियन काउंसिल क्यों हो गया, क्योंकि ये जो है आपका वो दौर स्टार्ट हो गया था जब से जो है इंडियंस को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है जगह मिलना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो है लोगों की डिमांड ये थी कि भाई लॉ बनाते हुए हमारी भी तो सुनो। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में हुआ ये कि इसमें सबसे पहला जो प्रोविजन आप देखोगे वो ये है कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्ट था इट रिलेट्स ओनली टू लेजिस्लेटिव प्रोविजन। तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग, रिलेट्स ओनली टू लेजिस्लेटिव प्रोविजन। ठीक है, दूसरी चीज जो, और ये जो कैपेसिटी होगी ये कैसी होगी, ये आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये जो आपके गए हैं, ये कौन सी कैपेसिटी से गए हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, दे वर व्हाट, दे वर अपॉइंटेड। ठीक है, अब ये जो दौर था, इट दिस एक्ट डिड इट आल्सो इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपसे कहा था सेंट्रलाइजेशन, तो ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन का जो है दौर आपका अगेन से स्टार्ट हो गया। और जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे की और मद्रास की, उनको क्या कर दिया गया, उनको रिस्टोर कर दिया गया। समझ में आया। दूसरी तरफ ये देखने को मिला, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहां पे जो है इलेक्शंस भी होने लगे, और वहां पर जो है आपके अपॉइंटमेंट भी जो है वो भी होने लगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब यहाँ पे जो है क्वीन ने वाइसरॉय को बुलाया एंड आस्क्ड हिम कि भाई हिंदुस्तान के लोगों की क्या डिमांड है। वाइसरॉय ने आके बोला कि भाई वो थोड़ा वोट करना चाहते हैं। तो अगर वो वोट करना चाहते हैं, रानी ने क्या करा, रानी इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, वाइसरॉय सेड कि वो कुछ बातें भी जो है पूछना चाहते हैं। क्वीन सेड ओके डन। तो भाई बजट का भी जो है वो प्रोविजन जो है लेकर आ गए। फिर वाइसरॉय सेड कि वो कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं। तो इसीलिए
इसीलिए एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, इसको भी जो है, इस प्रोविजन को भी जो है डाल दिया गया। तो अगर ध्यान से देखोगे, ये जो दो चीजें, बजट हो गया या फिर इलेक्शन हो गया, इससे हुआ क्या कि एनलार्ज्ड साइज एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, इनसे जो है क्या हो गया कि जो साइज और जो फंक्शन था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो आपका बढ़ गया। उसके बाद आ जाता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्ले, इसको हम लोग बोलते हैं मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि क्वीन ने फिर बुलाया वाइसरॉय को, एंड दिस टाइम वाइसरॉय ने उनको बताया कि इन लोगों को जो है डायरेक्ट इलेक्शन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ये है आपका डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे, हमारे पास दो चीजें थी, एक थी आपकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरी थी आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इस एक्ट में जो है क्या बात हुई, इस एक्ट में बात हुई कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन की। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, हिंदू मुस्लिम जो है वो अलग अलग वोट करेंगे। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे, तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे देखनी पड़ी कि भाई इंडिया को जो है फर्स्ट टाइम जगह मिल गई कहाँ पे, वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक क्या था, 1861 में हम लोगों ने क्या बात करी थी कि वहां पे उनको मिला था सिर्फ लेजिस्लेटिव में, पर अब जो है जगह कहाँ मिल गई, अब जगह मिल गई वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और जो फर्स्ट मेंबर थे वो थे आपके सत्येंद्र सिन्हा, ये आपके लॉ मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। ठीक है, अब अगर आपने एक चीज देखा होगा, इसको इसको पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज ऑल्सो नॉन एज मॉन्टेगू मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा कि जो इंडियंस को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिल चुकी थी। ठीक है, 1909 में जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जो है जगह मिल चुकी थी। फिर हमने ये भी देखा कि डायरेक्ट इलेक्शन भी जो है वो भी स्टार्ट हो गया था। और इसीलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी, डायरकी का मतलब आपका होता है डुअल कंट्रोल, ये भी जो है आपका इस एक्ट के तहत आ गया था। ठीक है, और ये आया था कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे। ध्यान रखिएगा, ये जो डायरकी का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डुअल डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट, या फिर यू कैन से डुअल कंट्रोल। अब ये डुअल कंट्रोल कौन करेगा, अब ये जो डायरकी जो है, पावर जो है दो लिस्ट में आपकी ट्रांसफर कर दी गई थी। तो सबसे पहला जो है आपका हो गया क्या, आपका हो गया रिजर्व्ड। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व को कौन देखेगा, रिजर्व को देखेगा गवर्नर। ठीक है, गवर्नर या ठीक है, गवर्नर या वाइस रॉय, आप जो भी बोल लीजिए, गवर्नर देखेगा। ट्रांसफर्ड की अगर मैं बात करूं, इसको कौन देखेगा, इसको देखेगा आपके एमएलए देखेंगे। ठीक है, ओके। अब इनके ऊपर जो है वो कौन रहेगा, इनके ऊपर जो है आपके रहेंगे वाइस रॉय। ठीक है, तो ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब ये चीजें थोड़ा कंफ्यूजन हो क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसफर लिस्ट में जो है, इसमें आपको हॉस्पिटल्स देखने को मिलेगा, लॉज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, स्कूल हो गया। तो जितना भी आपका लोकल वेलफेयर का जो एक्टिविटीज है, वो सारा का सारा जो है कौन देखेगा, एमएलए देखेगा। और वो कौन से लिस्ट में आएगा, ट्रांसफर लिस्ट में आएगा। वेर एज अगर मैं रिजर्व की अगर मैं बात करूं, तो लैंड और जो मनी है, ठीक है, वो कौन देखेगा, वो आपका गवर्नर देखेगा। अब ध्यान से ये सुनिएगा कि बिना पैसों के कोई काम तो होगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जो आपका पंजाब है, इसमें आपका गवर्नर था, और इसमें भी जो है आपका एमएलए था। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हो गया था, तो एमएलए वर देवर इलेक्टेड बाय होम, देवर इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, और जो गवर्नर थे वो ही वॉज अपॉइंटेड बाय वाइस रॉय, अपॉइंटेड बाय वाइसरॉय। ठीक है,
अब यहाँ पे जो एमएलए थे देवर लाइक कि भाई सुबह सुबह लोग जो है हमारे पास आ जाते हैं ये कहने के लिए कि स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल चाहिए। तो इसीलिए जो है जो डायरकी का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका बनाया गया। इस एक्ट में एक चीज और हमें देखने को मिलेगी। हाँ, इसमें जो है हमें और देखने को मिलेगा कि बाय कैमरलिज्म का भी जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ट्रांसफर्ड और आपके रिजर्व लिस्ट जो है पहली बार जो है डिवीजन का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपका देखा गया। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एरियाज जो हैं दे वर आल्सो डिवाइडेड बिटवीन हुम, दे वर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ठीक है, और ये जो हमने पढ़ा ये बेसिकली था आपका स्टेट लिस्ट में, कि स्टेट लिस्ट को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसमें जो है यूनियन लिस्ट में जो है ये किसको मिलेगी पावर, पावर टू वाइसरॉय। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट फर्दर डिवाइडेड हो गई थी किसमें, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट। इसको कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, मैंने यहाँ पे ये कहा था, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका था, ये जो आपका था ये आपका प्रोविंशियल में था। ठीक है, ये जो मैंने बात कही ये आपके प्रोविंशियल लेवल पे बात कही, और जो टोटल एरिया था इंडिया का उसको डिवाइड कर दिया गया यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट जो है वो आपकी फर्दर डिवाइडेड हो गई थी रिजर्व में और ट्रांसफर में। ठीक है, अब इस लॉ का एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लैंड और मनी जो है वो किसके पास होगी, वो आपकी रिजर्व लिस्ट में होगी, और उसको कौन देखेगा, उसको देखेगा गवर्नर। ट्रांसफर लिस्ट पे जितने भी आपके लोकल वेलफेयर का जो काम होगा वो देखेगा। अब बिना पैसों के और बिना लैंड के कोई काम तो होगा नहीं। तो लॉस तो ये था कि जो एमएलए थे वो लॉस तो बना देते थे, पर पैसा जो है वो नहीं मिलता था। तो अब बात ये होने लगी कि भाई जो फाइनेंस वाला भी जो सिस्टम है वो भी हमें दे दो, एंड गवर्नर की जो पावर है उसको क्या कर दो, उसको खत्म कर दो। और वहीं से उसके बाद आपका जो एक्ट आया वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या हुआ कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी किसमें, लोकल लेवल पे। तो बोलने का मतलब ये हुआ, ये जो आपका स्टेट का जो डिवीजन था, अभी अभी मैंने बात करी, जो स्टेट का जो आपका डिवीजन था रिजर्व लिस्ट में और आपका ट्रांसफर लिस्ट में, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही आपका खत्म हो चुका था। तो अगर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था, इसका मतलब ये भी है जो आपकी डायरकी थी, डायरकी एट लोकल लेवल, डायरकी एट लोकल लेवल, इट वाज आल्सो रिमूव्ड। ठीक है, इसको भी खत्म कर दिया गया था। अगर ये खत्म हो गई तो गवर्नर की जो पावर है, जो गवर्नर की जो पावर है वो भी आपकी खत्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अब दूसरी जगह जो है यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो है डायरकी खत्म हो गई। अब डायरकी कहाँ पे स्टार्ट हो गई, डायरकी स्टार्ट हो गई आपके यूनियन लेवल पे। तो बोलने का मतलब यह है कि अब यूनियन लेवल के सब्जेक्ट्स को भी जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया रिजर्व में और ट्रांसफर में। मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से दिखा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है डायरकी को इंट्रोड्यूस करा गया यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे, और प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल पे। ठीक है, यानी कि स्टेट लेवल पे। तो वहां के जो आपके प्रोविजंस थे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं रिजर्व की और ट्रांसफर की, इनमें जो है आपको, इनमें डुअल कंट्रोल था। अब ये इसी को जो है 1935 में, 1935 में जो है जो डायरकी एट लोकल लेवल या फिर स्टेट लेवल उसको रिमूव कर दिया गया, और डायरकी कहां पे आ गई, आपके यूनियन लेवल पे जो है आपको डायरकी देखने को मिलेगा, मतलब कि डुअल कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्यों आया, इसके पीछे ये था कि यूनियन लेवल के ऊपर आपके जो भी एग्जीक्यूटिव्स जो है आपके लॉ बनाते थे, उनकी भी यही कंप्लेन थी कि भाई वाइसरॉय जो है उनको मना कर देता है। तो ट्रांसफर में कौन आ जाएगा, ट्रांसफर में आ जाएगा एमपी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाइसरॉय। तो ये लोग लॉज बनाते थे, पर बाद में जो है एमपी जो है आपका एमपीज लॉ बनाते थे, और वाइसरॉय जो है उनको आके मना कर देता था। और इस एक्ट के बाद जो है 1935 के एक्ट के बाद वाइसरॉय की भी जो पावर है इट एंडेड, वाइसरॉय की पावर एंडेड। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को।